हेलो बच्चों, लास्ट टर्म के डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम लोग थियरी ऑफ सरफेसेस में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को डिस्कस किए थे। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में आपको बताया गया था कि किसी भी सरफेस पे दो फैमिली ऑफ कर्व्स ले लीजिए। अगर एक फैमिली के सदस्यों के करस्पॉन्डिंग दूसरी फैमिली में ऐसे सदस्य मिलने लग जाएं जो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल का मतलब जी अल्फ़ा बीटा डी यू अल्फ़ा डी यू बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो उस केस में हम उन दोनों फैमिलीज़ को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताया गया था, इनफैक्ट डिराइव कराया गया था और कहा गया था बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डेरिवेशन आपको मिला था A2 G1 बीटा माइनस A1 G2 बीटा डी यू बीटा बार इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ ए अल्फ़ा की वैल्यू आपको बताई गई थी ए अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल यू अल्फ़ा। आज हम लोग इसी के आगे डिस्कस करेंगे, आज इसका लास्ट लेक्चर रहेगा। नेक्स्ट है हम लोग जो उस पर डिस्कशन करने चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। द टू फैमिली ऑफ कर्व, द टू family of curve of an equation p alpha beta du alpha du beta is equal to 0 are orthogonal if p alpha beta g alpha beta is equal to 0. The two family of curve of an equation p alpha beta du alpha du beta is equal to 0 are orthogonal if p alpha beta g alpha beta is equal to 0. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग कहा गया दो फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन ये हैं, वो दोनों ऑर्थोगोनल होंगी अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग अपने ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन को लेकर के चलेंगे, जो कि हमारा दिया गया है पी अल्फ़ा बीटा डी यू अल्फ़ा डी यू बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज़ पुट की जाए। अल्फ़ा बीटा की जगह पहले 1 1 ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, 2 1 ले लीजिए, 2 2 ले लीजिए। 1 1 लेंगे तो मिलेगा P11 DU1 का स्क्वायर प्लस P12 DU1 DU2 प्लस P21 DU2 DU1 प्लस P22 DU2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसको लिख सकते हैं P11 DU1 का स्क्वायर प्लस P12 प्लस P21 DU1 DU2 प्लस P22 DU2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, DU2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, मिलेगा आपको P11 DU1 अपॉन DU2 का होल स्क्वायर प्लस P12 प्लस P21 DU1 अपॉन DU2 प्लस P22 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये DU1 अपॉन DU2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, quadratic equation in du1 upon du2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर इसके रूट्स देखे जाएं तो दो रूट्स पाए जाएंगे, हम उन दोनों रूट्स को नाम दे रहे हैं। जैसे अगर आपको याद है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ करता था, तो इसके आप दो रूट्स लेते थे अल्फा और बीटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वेरिएबल x है तो आपने जो दो रूट्स लिए अल्फा और बीटा वो x से डिफरेंट लेते थे।
ठीक, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है du1 अपॉन du2, तो अगर इसके हम रूट्स लेंगे तो वो du1 अपॉन du2 से कुछ डिफरेंट लेंगे। डिफरेंट रूट्स में एक मैं कंसीडर कर रही हूँ dv1 अपॉन dv2 और दूसरा कंसीडर कर रही हूँ dw1 अपॉन dw2। इसके मैंने ये दो रूट्स ले लिए हैं, ये टू रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक, इसके टू रूट्स ले लिए गए हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, आपको पता है दो रूट्स को ऐड करते हैं तो माइनस बी अपॉन ए, सब प्रोडक्ट लेते हैं तो सी अपॉन ए। नाउ चलिए ऐड किया जाए, dv1 अपॉन dv2 प्लस dw1 अपॉन dw2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो मिलेगा माइनस p12 प्लस p21 अपॉन p11 और प्रोडक्ट लेंगे तो आपको मिल जाएगा एंड dv1 अपॉन dv2 इंटू dw1 अपॉन dw2 इज इक्वल टू c अपॉन ए। c अपॉन ए का मतलब p22 अपॉन p11। इसको एक बार आप देख लीजिए। हमने क्या किया, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया था उसको लिया है, उसको लेने के बाद उसको एक्सपेंड किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया है, उसके दो रूट्स लिए हैं, दो रूट्स लेने के बाद उनका सम और प्रोडक्ट निकाला है। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दो रूट्स लेने का मतलब ये दो फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक फैमिली रिप्रेजेंट की जाएगी dv1 या v वेरिएबल से, दूसरी फैमिली रिप्रेजेंट की जाएगी w वेरिएबल से। लास्ट टर्म पे आपको बताया गया था कि दो फैमिलीज एक दूसरे के ऑर्थोगोनल तब होती हैं जबकि उनके लिए फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म टू फैमिली ऑफ कर्व will be orthogonal if कंडीशन आपको बताई गई थी g अल्फा बीटा d v अल्फा d w बीटा इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको बताई गई थी। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। दिस इम्प्लाइज, चूंकि आपने देखा है ऊपर आई डबल एफ इफ लगा है तो आई डबल एफ इफ की कंडीशन का यूज करते हुए चलेंगे। 1 रखिए, g11 dv1 dw1 प्लस 2 रखिए, g12 dv1 dw2 प्लस 2 रखेंगे होंगे g21 dv2 dw1 प्लस g22 dv2 dw2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको चेंज किया जाए, चेंज करेंगे तो मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट g11 dv1 dw1, पता है आपको कि g फंडामेंटल मैट्रिक सिमेट्रिक होती है, g12 की वैल्यू g21 के बराबर आएगी। हम इसको g12 ही लिख रहे हैं, g12 dv1 dw2 प्लस साथ में है dv2 dw1 प्लस g22 dv2 dw2 इज इक्वल टू 0। देखिए इतना, यहाँ तक में होपफुली कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम लोग करेंगे क्या, इस टर्म से डिवाइड करेंगे, मतलब dv2 dw2 से पूरे टर्म में जब डिवाइड करेंगे तो देखिए आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, देखते हैं। चलिए डिवाइड किया जाए। डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा g11 dv1 अपॉन dv2 इंटू dw1 अपॉन dw2 प्लस फिर डिवाइड करेंगे तो g12 dv1 अपॉन dv2 प्लस dw1 अपॉन dw2 प्लस g22 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से सारी वैल्यूज आपके पास हैं। दिस इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ के साथ g11
dv1 अपॉन dv2, dw1 अपॉन dw2 की वैल्यू आपके पास है, रखेंगे तो आपको मिलेगा p22 अपॉन p11 प्लस g12, इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको मिल जाएगा dv1 अपॉन dv2, dw1 अपॉन dw2 की वैल्यू प्लस माइनस के साथ माइनस आ जाएगा, वैल्यू रखते ही ये वैल्यू माइनस में है आपकी, मिलेगा आपको p12 प्लस p21 अपॉन p11, साथ में प्लस g22 इज इक्वल टू 0। इफ़ एंड ओनली इफ के साथ एक रूल आपको बताया गया था, अभी हम यूज़ करते हैं उसका, मैं बताती हूँ। g11 p22 माइनस g12 p12 प्लस p21 प्लस g22 p11 इज इक्वल टू 0। क्या रूल बताया गया था? कहा गया था आपसे gi(j) इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ gij इन g अपॉन g। जब आप यहाँ g11 रखेंगे तो उसका कोफैक्टर आपको मिल जाएगा, कोफैक्टर ऑफ gij इन g, या gij डॉट g कर दीजिए तो मिलेगा कोफैक्टर ऑफ gij इन g। देखिए g की वैल्यू होती है g11 g12 g21 g22। जैसे कोफैक्टर ऑफ g11 इन g, देखिएगा दिस इम्प्लाइज, मैं एक बता रही हूँ, 1 रखेंगे g रखेंगे तो आएगा कोफैक्टर ऑफ g11 इन g इज इक्वल टू, g11 के कोफैक्टर की बात करेंगे तो आप g1 वाले सेक्शन को हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या, g22। तो आप देख सकते हैं g22 की वैल्यू किसके बराबर आई, g11 के बराबर आई। इसी तरह से g11 की वैल्यू g22 के बराबर आएगी। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया जाए तो आपको मिलेगा g11 की जगह आएगा g22 p22 माइनस इसकी जगह आएगा g12। ज़रा सा नोटिस करिएगा, जब आप कोफैक्टर निकालते हैं 1 2 का, तो 1 2 का निकालते हैं तो माइनस आता है, माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे, वापस से प्लस हो जाएंगे। ब्रैकेट में p12 प्लस p21 प्लस ये आएगा g11 p11 इज इक्वल टू 0। इफ़ एंड ओनली इफ के साथ g को बाहर कर दिया, ये आपको मिलेगा g22 p22, इसको थोड़ा सा देखिएगा, g12 p12 g21 p21 प्लस g11 p11 इज इक्वल टू 0। g तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो हम लोग को मिल जाएगा p11 g11 p12 g12 p21 g21 प्लस p22 g22 इज इक्वल टू 0, जिसको लिखा जा सकता है p अल्फ़ा बीटा g अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका आर्टिकल। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल इसमें और डिस्कस करेंगे और 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। आपके पास अगर मेरे नोट्स हो तो ठीक है, नहीं हो तो प्लीज़ आप किसी से ले लीजिएगा, उसमें उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर द पैरामीट्रिक
कर्व, पहला है u1 इज इक्वल टू c1 और दूसरा है u2 इज इक्वल टू c2। एक मैं डिस्कस कर रही हूँ, एक आप खुद कर लीजिएगा। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फॉर द पैरामीट्रिक कर्व u1 इज इक्वल टू c1 दिया गया है आपको। u1 इज इक्वल टू c1, c1 आपको पता है कांस्टेंट होता है। du1 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0। इसको लिख सकते हैं 1 du1 प्लस 0 इंटू du2 इज इक्वल टू 0। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताया गया था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व आपसे कहा गया था कि a अल्फ़ा डी यू अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 होता है। एक्सपेंड करिए इसको तो मिलेगा a1 du1 प्लस a2 du2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो आपको मिलेगा a1 इज इक्वल टू 1 एंड a2 इज इक्वल टू 0। Since the differential equation of orthogonal trajectory is बताया गया है अभी जस्ट आज डिस्कशन में a2 g1 बीटा माइनस a1 g2 बीटा du बीटा इज इक्वल टू 0। आज ही डिस्कस किए हैं ये कल इसका प्रूफ भी दिखाया गया था आपको। ये होता है, वैल्यूज़ को पुट करिए तो आपको मिलेगा a2 की जगह 0, g1 बीटा, a1 की जगह 1, g2 बीटा, du बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज g2 बीटा du बीटा इज इक्वल टू 0, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगी। जब भी आपसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की बात की जाएगी या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की, तो उसमें आपको दिए गए कर्व ऑफ फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। ठीक इसी तरह से आप लोग इसका निकाल लीजिएगा, सेम ऐसी ही ये चीज़ आएगी। एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करती हूँ, होमवर्क रहेगा आपका, देखिएगा। Prove that right skew हेलिकॉइड, इंपॉर्टेंट है राइट स्क्यू हेलिकॉइड का इक्वेशन क्या होता है, x1 इज इक्वल टू u1 cos u2, x2 इज इक्वल टू u1 sin u2, x3 इज इक्वल टू au2। तो कह रहा है द फैमिली ऑफ कर्व ऑर्थोगोनल टू द कर्व u1 cos u2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब ये राइट हेलिकॉइड का इक्वेशन दिया गया है, अगर ये इस कर्व के ऑर्थोगोनल है तो आपको दिखाना है कि वो फैमिली का जो इक्वेशन होगा वो u1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर u2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बराबर होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको चार्ट बना दे रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है। आपको एक राइट स्क्यू हेलिकॉइड का इक्वेशन दिया गया है, कह रहा है कि ये इस कर्व के ऑर्थोगोनल है, तो दिखाइए वो जो फैमिली होगी वो फैमिली ये होगी। आपको सबसे पहले ये इक्वेशन जो राइट स्क्यू हेलिकॉइड का इक्वेशन दिया गया है, इससे आप क्या क्या निकालेंगे उसको ध्यान से समझिए। उससे आप कैपिटल X1 निकालेंगे, कैपिटल X2 निकालेंगे, इसको निकालना आपको बताया जा चुका है। फिर आप उसकी हेल्प से G11, G22, G12 निकालेंगे। फिर आप सीधे सीधे G की वैल्यू निकाल लीजिएगा। इतनी चीज़ें आप निकाल लीजिएगा।
फिर आपको दिया गया है u1 cos u2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी मैं डिस्कस कर रही थी कि ऑर्थोगोनल फैमिली की बात करेंगे तुरंत डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको मिल जाएगा cos u2 du1 प्लस माइनस साइन u2 du u1 u2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब आप इसका कंपैरिजन करिएगा a1 du1 प्लस a2 du2 से, जैसा भी पीछे किया है, इज इक्वल टू 0 से, तो आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगी, आपको a2 की वैल्यू मिल जाएगी। इतना मेरे ख्याल से अब आप कर सकते हैं। सबसे पहले दिए गए इक्वेशन से मैंने कहा आपको, इस वाले इक्वेशन से, कि आपको कैपिटल X1 कैपिटल X2 निकालना है, फिर G11 G22 G12 G की वैल्यू निकालनी है, फिर u1 cos u2 आपको एक फैमिली दी गई थी जिसको आपने डिफ्रेंशिएट किया है, इस इक्वेशन से कंपेयर किया है, तो आपको a1 a2 की वैल्यू मिल गई है। फाइनली अब हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन होता है a2 g1 बीटा माइनस a1 g2 बीटा du बीटा इज इक्वल टू 0। बीटा की जगह क्रमशः 1 और 2 पुट करिए। पहले 1 पुट करेंगे तो a2 g11 माइनस a1 g21 du1 प्लस a2 g12 माइनस a1 g22 du2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a2 की वैल्यू आपके पास है, g11 की वैल्यू आपके पास है, a1 की वैल्यू आपके पास है, g21 की वैल्यू आपके पास है, a2 की वैल्यू आपके पास है, g12 की वैल्यू आपके पास है, a1 की वैल्यू आपके पास है, g22 की वैल्यू आपके पास है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो आएगा u1 अपॉन u1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर du1 प्लस कॉस u स्क्वायर अपॉन साइन u स्क्वायर du2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको मिलेगा। जैसे ही इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करेंगे तुरंत आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इंटीग्रेशन देख लीजिए, थोड़ा सा टफ है। इंटीग्रेट करेंगे मिलेगा आपको इसका इंटीग्रेशन 1/2 लॉग u1 स्क्वायर प्लस a2 प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा लॉग साइन u स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए कैसे, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाला रिमूव हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, log t मिलेगा, t की जगह वापस से नीचे वाली वैल्यू पुट कर दिए, नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाला हट जाएगा, log t। 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साथ में एक कांस्टेंट आएगा, 0 प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। रीअरेंज किया जाए तो मिलेगा log u1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इधर आएगा तो देगा साइन 2, यहाँ आएगा वो इधर पावर में चला जाएगा, साइन u स्क्वायर का होल स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर वापस से कांस्टेंट के बराबर होता है। फॉर्मूला लगा देंगे तो अब आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। होपफुली आप समझ रहे होंगे। साइन u स्क्वायर का होल स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल पे कांस्टेंट, वापस से कांस्टेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ओरल बोल दे रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपको मेरे नोट्स में अवेलेबल मिल जाएगा। शो दैट द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस XYZ इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन बाउंडेड बाय टेट्राहेड्रॉन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट है। Prove that at common point to the surface A ब्रैकेट में yz plus zx plus xy is equal to xyz and one sphere whose center is origin, the tangent plane to the surface makes intersect on the axis whose sum is constant। दूसरा important question। Show by an example implicit equation of surface are not always equivalent। थर्ड important question। ये 3 बहुत important question है, ये पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर के जितने भी important sections थे वो सारे के सारे आज डिस्कस कर लिए गए हैं। इतना आपके लिए एग्जाम के लिए सफिशिएंट है।
ये रिक्वायरमेंट लकी त्रिपाठी के थ्रू थी। किसी और को कोई इंक्वायरी हो तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं जिससे उनका भी रिवीजन हो सके। हैप्पी लॉकडाउन। थैंक यू।